जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें हमें भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है, जो एक्ट आए हुए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम 1773 से चलेंगे और 1947 तक के सारे एक्ट हमें एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो अभी मैंने बोला 1773 से हम चलेंगे 1947 तक चलेंगे। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। ठीक है, जब बंगाल में प्लासी और बक्सर दोनों हो गए थे, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए, ये भी पूछा जाता है कि किस लिए आया था। तो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, इसके तहत क्या क्या हुआ। इसके तहत मद्रास बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। तो पहली बार गवर्नर जनरल कहा गया था इसको। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया था। तो ये पहली बात तो पूछा जाता है कब रेगुलेटिंग एक्ट आया। दूसरा पूछा जाता है इसमें क्या क्या प्रावधान थे या इसमें क्या क्या कहा गया था। ठीक है, तो जो मैंने हाईलाइट किया है वह महत्वपूर्ण है। आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लें, पता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1757, 65, 73, 93। तो अभी पढ़कर आए 1773 में पारित हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स था प्रथम भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल। थर्ड नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। सेम क्वेश्चन है, 1773। फिर वही क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले किस एक्ट के अंदर बना था। वह भी था रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर लिख देगा भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो कई लोग फंस जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग में ही 1773 में ही ये काम हो गया था। और कौन प्रथम न्यायाधीश थे वह भी याद रखिएगा। तो एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, और रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर ली, मैस्टर जॉन हाइट, ये तीनों अन्य न्यायाधीश थे। यानी 1+3 कह सकते हैं, 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए 6 नंबर पढ़ के जवाब दीजिए। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया। 1909 नहीं, 1858 नहीं, 1909 भी नहीं, पिट्स भी नहीं। कब था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट अलग अलग चीजें होती हैं। 7 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो एलिजा एम्पे थे, अभी हम देखकर आए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। यानी गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि वह अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकते। तो वह था 1786। 1786 में कार्नवालिस बनकर आता है और वह इसी शर्त के साथ आता है। वो उसने 2 शर्त रखी थी, एक उसे मुख्य सेनापति बनाया जाए, दूसरा ये वाला पढ़ लेते हैं। 1786 में अधिनियम आता है, ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया कि कार्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां वो लेना चाहता था। ठीक, पहली शर्त उसकी यह थी। दूसरी यह थी कि हम अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी रखेंगे। तो ये अधिकार मान लिए गए, इसीलिए 1786 का एक्ट आया। क्यों, क्योंकि कॉर्नवालिस की 2 शर्तें थी, उसकी वजह से। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला। तो 1786, बी वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है,
10 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसा विनियमन का कारण क्या था? नंबर 1, कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा, कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रह का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। यानी राजस्व संग्रह और न्यायाधीश को अलग अलग कर दिया उसने। तो मेन क्या था पता? सी वाला सही है। कॉर्नवालिस क्या चाहता था? जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। जैसे हमारे संविधान ने क्या किया है? लेजिस्लेटिव, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को शक्तियों में बंटवारा कर दिया कि तुम्हारे पास ये शक्ति है, तुम्हारे पास ये, तुम्हारे पास ये। अगर एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां रहेगी तो वह तानाशाह बन जाएगा। यही ये भाप लिया था इसने कि अगर जिला कलेक्टर को हम सारी शक्तियां दे दे तो वह बहुत ताकतवर हो जाएगा। इसीलिए उसने कहा न्यायिक अलग रहेंगी, राजस्व वाली अलग रहेंगी। ठीक है। 11 नंबर यहाँ पे देखा भी है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो 3 डेट होती हैं, उनमें से पहली है 1813। इसमें सारी एकाधिकार शक्तियां समाप्त हो गई थी, बस 2-3 जो थी वहां नहीं समाप्त हुई थी। कौन कौन सी हैं पढ़ लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, कितने चार्टर एक्ट आए? 4 आए थे। चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है। यद्यपि उसके चीन के व्यापार और चाय के व्यापार, इन 2 व्यापारों का एकाधिकार चलता रहा। दूसरा क्या चलता रहा? दूसरा ये चलता रहा कि इसे जो अधिकारी नियुक्त करने थे वह भी नियुक्त कर सकता था। और इसी चार्टर के कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का भी प्रवेश करा दिया। तो ईसाई मिशनरियों की प्रवेश की अनुमति कौन देता है? तो 1813 का चार्टर एक्ट देता है। ठीक है। चलिए 12 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सभी समाप्त कर दिए? तो 1813, याद रखिएगा। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? 1813। ठीक है। पूर्ण रूप से पूछेगा तो आंसर बदल जाएगा। 14 नंबर, 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? नहीं है पे सर्कल करो। ईसाई मिशनरियों का भारत आकर भारतीयों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई? यस, की गई थी। ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया गया था। चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चाय के साथ व्यापार समाप्त हुआ था? नहीं, तो यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ये तो सही था, नहीं सी आंसर होगा। 15 नंबर, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? क्यों 1813 महत्वपूर्ण था? औद्योगिकरण के कारण, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी गई थी, भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था, भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई थी। रेल तंत्र नहीं, बी या सी में से एक होगा, तो सी ज्यादा सही है, वही मैंने छोड़ रखा था क्योंकि इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए शायद था। पढ़ लेते हैं। हाँ, 1 लाख रुपए वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन के लिए, साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए भी इसमें बात कही गई थी। ठीक, 3-4 बातें 1813 की महत्वपूर्ण है, वह याद रखिएगा। एकाधिकार चाय और चीन को छोड़कर, दूसरा ये ईसाई मिशनरी है, और तीसरा 1 लाख रुपए। अब चलते हैं 1833 की तरफ। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? कौन सा नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, हाँ पूर्ण तरीके से, जो चाय चीन वाला भी था वह भी समाप्त कर दिया गया था। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, हाँ ये भी हुआ था। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता के सभी शक्तियां प्रदान करना, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। विधि सदस्य भारतीय तो नहीं था, सी भी सही है, डी नहीं सही है, डी गलत था क्योंकि मैकाले आया था, मैकाले विधि सदस्य बना था, ना कि कोई भारतीय। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।
1813 पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1813 द्वारा सभी वाणिज्यिक अधिकार, जो चाय और चीन का छोड़ दिया गया था 1813 में, वह भी यहाँ समाप्त कर दिया गया। भविष्य में अब केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ। इससे पहले 3 सदस्य हुआ करते थे। यह भारतीय नहीं था बल्कि मैकाले था। मैकाले को अंग्रेजी का बहुत बड़ा तानाशाह भी माना जाता है कि मैकाले की पद्धति का मतलब होता है अंग्रेजी पद्धति। इसने अंग्रेजी को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? देखो आईएएस 2023 में पूछा, इतना आसान क्वेश्चन भी कई बार पूछ देते हैं। तो ये कौन सा होगा? 1833 का चार्टर एक्ट, अभी हाल फिलहाल में पूछा। 18 नंबर क्वेश्चन, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि इनमें से किसने दी थी? तो एक साथ करने की संतुष्टि किसने की थी? तो उसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ये कब आई थी? 1919 में आई थी। ठीक है, 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, हाँ आई 1919 में थी। ये रिपोर्ट बंद पहले से रही होती है, आती बात को है। 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड भारत में दोनों जगह आयोजित होनी चाहिए। 1920 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। 1922 याद रखिएगा, मैंने शायद 1920 बोल दिया, सॉरी। 1922 में दोनों जगह हुई, भारत में और इंग्लैंड में। और इसने ये भी कहा था कि 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम जो आप परीक्षा देने वाले हैं सिविल सेवा की, वह जो संघ लोक सेवा आयोग वाली परीक्षा है, वह 1922 में पहली बार हुई थी भारत में। ठीक है, एचिसन आयोग ने क्या किया था? तो एचिसन आयोग ने प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा दी थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए, और ये 1887 की बात है, और हम यहाँ 1922 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब से स्वीकार किया गया? 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा, पहले परीक्षा भी नहीं होती थी, तो धीरे धीरे परीक्षा हुई, फिर भारत में हुई, और फिर भारत में आयोग भी बन गया। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्राधान्यता था कि नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा किससे होगी? प्रतियोगी परीक्षा से। 20, किस कानून में पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया, यानी लोगों को नियुक्त किया गया? तो वह था चार्टर एक्ट 1853। बहुत बार आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन कब हुआ? विधान परिषद, तो चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 12 सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार विधान परिषद बन रही है, पहली बार कुछ कार्यपालिका न्यायपालिका की बातें हो रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1853 क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। निम्न में से किस वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा कराती थी? तो 1922 अभी हम पढ़कर आए थे, और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में आयोजित होने लगी। इसके पूर्व इंग्लैंड में आयोजित होती थी, हमें वहां परीक्षा देने जाना पड़ता था। फिर 1926 में यहाँ आयोग भी बना दिया गया, लोक सेवा आयोग। ये बना दिया गया कब? 1926 में। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया, और 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ कर दिया, और 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कर दिया गया। तो 1922 याद रखो, फिर 1926 में क्या हुआ याद रखो, 1935 के अधिनियम में क्या हुआ याद रखो,
1937 में क्या हुआ याद रखो, फिर 1950 में क्या हुआ याद रखो, पूरी कहानी याद रखेंगे, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। 22 भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछा या असत्य, सर्किल हमेशा करिए। नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये आईएएस का हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, आरओ का हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। ये कंफ्यूजन हो जाती है कि किसका है, ये पता है कि हाँ हाल फिलहाल में आया हुआ है, इसमें आया है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। दोनों सही है। 1922 से भारत सरकार अधिनियम 1919 था जो मैंने बताया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला, भारत में आयोजित होने लगी। और 1941 में ऐसा हुआ कि भारतीयों की संख्या यूरोपियों की संख्या से ज्यादा हो गई, क्योंकि वो इंग्लैंड में कराते थे। ठीक है, तो इंग्लैंड में अगर कोई पढ़ा लिखा भी है तो इतनी दूर पेपर देने जाना, जैसे आप आज का ही समय ले लो, जैसे आज के समय में कई पेपर इतने दूर लगा देते हैं कि लोग, आधे लोग जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लोग कम जब परीक्षा में बैठेंगे तो पास भी कम होंगे, पास कम होंगे तो सिविल सेवा में लोग भारतीय कम आएंगे। जब यहाँ परीक्षा होने लगी तो धीरे धीरे आदमी के अंदर मोटिवेशन आया कि अब तो यही होती है, तो संख्या सिंपल सी बात है बढ़ेगी ही। चलिए 23, सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुई थी? हम पढ़ के आए थे 1773 के तहत हुई थी। ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन, ये 1813 के तहत हुआ था। तो बी का 1 देखो एक ही में है, सी का 3 ऐसे ही आंसर मिल गया, बी वाला होगा। ए का 2 नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये क्विट इंडिया एक्ट 1784 हुआ था कॉर्नवालिस से पहले। ठीक है, और डी का 4 गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 मैकाले अभी पढ़कर आए थे। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं, सब कुछ पढ़कर आए थे, मैंने बता भी दिया। 24, फिर एक तरफ चार्टर एक्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रावधान। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की पूरी तरह विनियमित 1833 में किया गया था। पूरी तरह विनियमित बात को किया गया था, तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। चलो A2 B4 C3 B4 C3 T1। ठीक है, चलो यहाँ पढ़ लेते हैं, वहाँ दिखेगा नहीं सही। 1813 का चार्टर एक्ट हमने अभी बोला, एकाधिकार समाप्त हुआ था उसमें चीन चाय को छोड़कर। 73 में क्या हुआ था, कंपनी के निदेशकों के प्रावधान से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया कि भाई अब सारी बातें वहां तक पहुंचाओ, ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी होगा वो करोगे। 1858 में क्या हुआ, कंपनी का जो शासन था वह सम्राट को सौंप दिया गया, क्राउन को सौंप दिया गया। 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये पूछा जाए एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो 1858 के अधिनियम को कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ, अभी हमने बोला था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऊपर पढ़ के भी आए थे। डायरेक्टर कंट्रोल जो करना ना कहते हैं, एकाधिकार समाप्त हुआ उससे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था जिससे कंपनी कंट्रोल में रहे, जो मन आए वो ना करें। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो अभी पढ़ के आए 1784, कॉर्नवालिस आया उससे पहले ये काम हो गया था। 1786 में भी एक्ट आया था, उससे पहले 1784 का ये एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करता है। 26, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया, तो 1833 में हुआ था। चाय चीनी को छोड़कर बाकी सब 1813 में समाप्त हुए थे। इसमें स्टार क्यों बनाया, फिर से पढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया, यहाँ पे शक्कर नहीं होगा, वाह मध्य प्रदेश आया होगा यहाँ पे, इसीलिए स्टार लगा होगा क्योंकि चीनी का मतलब चीनी शक्कर वाली चीनी नहीं है। अभी हम पढ़ के आ रहे थे ना, चाय चीनी को छोड़कर, तो चीनी का मतलब था चीन से व्यापार छोड़कर, ना कि चीनी शक्कर वाली। यहाँ पे प्रश्न में चाय व शक्कर के स्थान पर चाय व चीन के साथ, वह चाय और चीनी का मतलब है चीनी लोगों के साथ, यानी चीन के साथ व्यापार को छोड़ा था। तो विकल्प डी ही सही होगा जो मैंने लगाया है, लेकिन प्रश्न को गलत मानते हुए हटा दिया गया था और सबको बोनस दिया था। वाह रे, किस मतलब आपको ये क्या लगता है ये क्वेश्चन किसने बनाया होगा? आपने चाय चीनी पढ़ी है, चाय चीनी का मतलब
चीनी का मतलब आपको भी पता है कि चीन से व्यापार, और जो क्वेश्चन बना रहा है क्या उसे पता नहीं है कि चीन से व्यापार है कि चीनी शक्कर वाली है। वाह। चलिए। 27 ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को 1833 में समाप्त कर दिया था। 80 अक्सर हुआ, ये सब हम चुके हैं। 28 निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? यह भी ARO 2021 में आया था। तो 1834 में ऐसा किया गया था। बंगाल का जब गवर्नर जनरल बना था, बंगाल का नहीं, भारत का गवर्नर जनरल बना था, उस समय संपूर्ण उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बना दी गई थी। तो पूछा भी जाए अगर आगरा प्रेसिडेंसी कब बनी, तो वह भी आप बता सकते हो। और 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास थी उस समय। चौथी को आगरा प्रेसिडेंसी। तो ये भी पूछा जा सकता है चौथी प्रेसिडेंसी किसे बनाया गया था? तो आगरा प्रेसिडेंसी कब बनाया गया था? तो 1834 में। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर उस समय कौन बनाया गया था? CT मेटकॉफ की नियुक्ति गवर्नर के रूप में हुई थी। इतनी बातें क्लियर? ठीक है। 29 भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को, तो आप जानते हैं क्राउन या महारानी को कब भेजा गया था? 1858 में, जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद 15 सदस्यों की मंत्रिणी परिषद या एडवाइजरी काउंसिल भी गठित की गई थी। चलिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समाप्त अधिकार भारत राज्य सचिव को सौंप दिए गए थे। एक भारत का राज्य सचिव बनाया गया था। आप एक मिनिस्टर टाइप समझ सकते हो, मंत्री। ये पूरा वो देख रेख भारत के से जो भी लेना देना है वो मंत्री एक देखेगा। जैसे हमारे विदेश मंत्री होते हैं, वैसे ही एक अलग से मंत्री ही बना दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। तो 1853 था क्या? उत्साहित का मतलब समाप्त होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो बी वाला तो सही है, क्योंकि क्राउन को स्थानांतरित हो गई थी शक्तियां। लेकिन पहला गलत है, क्योंकि वो 1853 नहीं था, वह कब था? 1813 था। ठीक है। उत्साहित का मतलब समाप्त करना। 31 निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? महत्वपूर्ण है। जो आज हमारे राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं, वह सबसे पहले भारत में ऐसी चीज कब आई थी? तो वह आई थी 1861 में। 1858 के बाद जब काउंसिल, सॉरी, जब क्राउन के हाथ में सत्ता पहुंच गई थी, उसके बाद 1861 में अध्यादेश की शक्ति आ गई थी। उस समय अध्यादेश अधिक से अधिक 6 माह तक लागू रह सकता था। 32 तो आप बताओ इस समय अध्यादेश कितने समय तक लागू हो सकता है? पॉलिटी का क्वेश्चन भी मैं साथ साथ में पूछता रहता हूँ आपसे। 32 ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में उनके प्राधिकार को बल दिया? जैसे आजकल नहीं होता है मंत्रालय, वैसे यहाँ विभाग कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले कब आया था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये भी 1861 में ही आया था। 1861 में 3 काम हुए थे। 2 तो आपने पढ़ लिए, एक ऊपर पढ़ा अभी, और एक ये पढ़ा विभाग वाला, तीसरा भी पढ़ेंगे अभी। कैनिंग उस समय वायसराय हुआ करता था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली थी, यही काम। ठीक है। 33 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद कब कर सकती थी? 1892 में ये शक्ति मिली कि आप बजट पर बहस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बहस पर बजट। क्या मतदान की बात की गई है? अभी नहीं। क्या कर सकते हो? बजट पर बहस कर सकते हो।
बजट कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी, नरम दल के लोग ये सब मांग कर रहे थे, तो कुछ अधिकार बढ़ा दिए गए थे, दो अधिकार। एक तो विषय पर कोई प्रस्ताव रखने और मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखना, केवल बहस कर सकते थे और 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते थे सार्वजनिक हित के मामलों में। 34 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि पहली बार क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ, ऐसा हम पहली बार वाला पढ़ रहे हैं। तो 1892 में ऐसा हुआ। 1853, 1858, 1861, 1892 और फिर सीधे आ जाएंगे 1909, 19 और 35 और फिर 1947। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है। कब क्या हुआ, पहली बार विभाग कब बने, ठीक है, अभी भारतीय पहला शामिल हुआ, वो भी आएगा। 35 भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट कब पारित हुआ। मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुए। 1835, 67, 78, 1908 इसमें पारित हुए। 78 वाला लेटन वाला आप जानते हैं, लेटन। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी भी पूछा जा सकता है। सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए 1835 में सर्वप्रथम प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। इसके पश्चात प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित हुआ। फिर लिटन आया है। लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसे बात को रिपन आते हैं और समाप्त करते हैं, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत को कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण मिंटो ने 1908 में पारित किया। ठीक है, तो मिंटो ने भी 1908 में पारित किया था, जब बंगाल विभाजन वाला स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था ना। चल 36 बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना को हुई। तो अभी हम सर्वोच्च न्यायालय देख कर आए थे, 1773 में था, ये 1861 में थे। 1773 में हम सर्वोच्च न्यायालय देख कर आए थे। 1861 में 3 उच्च न्यायालय बने, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। 1862 में एक और बना था। अच्छा, 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में ये तीनों बने थे। चौथा इलाहाबाद बना था शायद, अभी हम पढ़ेंगे। 37 भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला। सबसे कम कौन चला होगा। 1909, क्योंकि 10 साल बाद 1919 का आ गया, इसमें गैप सबसे कम था। चलिए 38 पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आप जानते हैं 1909 में मॉर्ले मिंटो या मिंटो मॉर्ले सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यहाँ से शुरू हो गया था। गांधी जी ने कहा था मॉर्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये भी पूछा जाएगा गांधी जी ने ऐसा कब कहा। निम्न में से या किसने कहा, यह भी पूछा जा सकता है। 39 निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन, सांप्रदायिक वाला पूछे या पृथक निर्वाचन पूछे, सेम ही। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो मॉर्ले नहीं, अभी ऊपर देख कर आए। मिंटो भी नहीं, अभी ऊपर देख कर आए। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों के नाम से जाना जाता है। वैसे तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से ज्यादा बोलेगा। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा तत्कालीन भारत राज्य के सचिव मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 41 द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। द्वैध शासन का जनक उसी समय सर लियोनिल कल्टिस को माना जाता है। सर लियोनिल कल्टिस द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं और यह संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 में आए थे। द्वैध शासन एक तरफ हस्तांतरित थे और एक तरफ हस्तांतरित नहीं थे, आपने पढ़ा होगा। 42 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था और मॉर्ले मिंटो 1909 में आया था। ठीक है। 43 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था।
तो उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉयड जॉर्ज। तो आप ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ऐसा आता था कौन थे, जैसे पृथ्वी विश्व युद्ध चल रहा था तो कौन थे प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पूछ लिया 1919 में कौन थे, भारत आजाद हुआ तो कौन थे। तो ये ध्यान रखिए, सिर्फ हमें वायसराय नहीं याद रखने हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री भी याद कर लोगे उस समय के मेन मेन मुद्दे के, ज्यादा फायदा रहेगा। 44 प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1919 में शुरू हुई थी। ठीक है। उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। कुछ आरक्षित थे, कुछ हस्तांतरित थे। हस्तांतरित विषयों को प्रशासन प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया था। हालांकि इसमें भी चालाकी पूरी तरीके से दिखाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। 45 द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। केंद्रीय विधानमंडल के दो सदनों को या दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य को, दो शासक समुच्चय, एक लंदन दूसरा दिल्ली को, या प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों के प्रवर्गों को, तो टी वाला सही है, जो विषय है जो काम है उसे दो पार्ट में बांट लिया गया। बस। 46 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। पुलिस प्रशासन से नहीं, सामाजिक सुधार से नहीं, शैक्षिक सुधार से नहीं, किससे था, संवैधानिक सुधार से था। 46 भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। न्यायपालिका विधायिका, केंद्रीय प्रांतीय सरकार, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वायसराय। तो ये केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को भी प्रस्तावित परिभाषित करता है। ध्यान रखिएगा। द्वैत शासन प्रणाली कब आई थी, 1819 नहीं 1919 में, 1919। 48 निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन, देखो यहाँ पे असत्य सर्किल जरूर करते हैं। क्या अधिनियम मॉर्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ, क्या सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया, क्या ये सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ये वाला सही है और ये भी सही है। केंद्रीय प्रांतीय में हो गया था 1921 में लागू हुआ था, पहले ही गलत था, उससे पूछा क्या था, असत्य, पहले वाला पूछा था, पढ़ने की वैसा आवश्यकता नहीं थी। 49 भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही, क्या एकात्मक और केंद्रीय थी। कारण सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया, तो ये सही था, ए वाला गलत है, बी सही है, सॉरी आर सही है। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया, एकात्मक और केंद्रीय नहीं था बल्कि विकेंद्रीकृत थोड़ा सा किया गया था, प्रांतों को भी चीजें मुहैया कराई गई थी। ठीक है। 50 द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो भागों में विभाजित करना, यस। प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, तो ये सही बात है। ठीक है, दोनों सही है। 1919 के एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया। द्वैत शासन प्रणाली आरंभ की गई, प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया कार्य, और यह उन्हें बताया गया कि देखो हम तुम्हें भी मौका दे रहे हैं, हालांकि सबको पता है कि क्या मौका दिया था, क्या चीजें थी। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ, भारतीय उच्च आयुक्त, तो ये कौन सा था, वही वाला 1919। 1919 में काफी काम हुए, 1909 भी बहुत महत्वपूर्ण, 1935 भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। उच्चायुक्त का जो काम होता है वही सब काम थे, ठीक है, आज भी। भारत सरकार नियम 1935 के मुख्य तिथियों में सम्मिलित है, तो क्या क्या 1935 में था। प्रांतों को स्वायत्तता, संघ का प्रावधान, प्रांतों में द्विशासन प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। ये चौथा तो नहीं सही था, तीसरा द्विशासन भी नहीं था, द्विशासन तो खत्म हो गया था, तो होगा 1-2, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, संघ। 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। सर्वप्रथम जहां भी आए याद रखिएगा। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहते हैं को मिलाकर बनाया जाए। रियासतों की अनिच्छा के कारण यह संघ कभी बन नहीं पाया, क्योंकि रियासतों ने मना कर दिया। ठीक है।
प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। 53 निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत की? तो किसने शुरुआत की थी? अभी हमने देखा 1935 प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की गई थी। 54 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट थी? क्रिप्स की नहीं थी, साइमन की नहीं थी, कैबिनेट की नहीं थी, या रोलेट की थी? रोलेट की नहीं थी। अच्छा, साइमन तो इससे पहले आया था ना। साइमन कब आया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के पश्चात हम पुनः अवलोकन करेंगे, तो 1927 में साइमन आता है, फिर दूसरी बार और आता है। सर्वदलीय बैठक हुई, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, गोलमेज सम्मेलन वगैरह हुए। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आ गया। इन सबसे मिलजुल कर सब बातें हुई, फिर जो भी आया निर्णय 1935 में आ गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। क्या क्या थी? गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में वीटो की शक्ति, स्वयं द्वारा विधि बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। तो ऐसा नहीं था, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी समाप्त किया इन्होंने। इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 56 भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। क्या समाप्त की? तो अभी पढ़कर आए थे, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था इसने समाप्त की थी। ठीक है। 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, संघीय न्यायालय की स्थापना थी, अखिल भारत संघ का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। जी हाँ, तीनों सही है। ठीक है, अभी पढ़कर आए थे 1935 में क्या क्या प्रावधान थे। संघात्मक सरकार, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय, ये सब इसमें थे। 58 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत, भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता तो नहीं मिली। भारत विभाजन उल्लिखित है, नहीं। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई, नहीं। पहला वाला सही है। इसमें इसका जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ले रखा है। ठीक है, अभी हमें कहाँ तक पढ़ना है? 74 तक पढ़ना है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इस टॉपिक से। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट युक्ति नहीं है? 1935 में क्या नहीं था? अखिल भारतीय संघ था, केंद्र में, साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था नहीं थी। राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? असली मंशा ऐसे ही आप याद कर लो। असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, क्योंकि राजाओं को भी अपने तरफ मिला लो तो दिक्कतें भारत के लिए बढ़ जाएंगी। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। 61 निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? कौन ऐसा कह सकता है? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 1935 के बारे में। ऐसे 1900 क्रिप्स मिशन के बारे में किसने कहा, क्या कहा था, वो अभी आप ध्यान रखिएगा। 62 किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? वही तो 1835 नहीं, 1935 के बारे में कहा था, अभी पढ़कर आए थे। 63 निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रकट हुआ? संवैधानिक निरंकुशता 1935 का ही अधिनियम है, उसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता। बाकी सब पढ़ के आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में 1935 को अस्वीकार कर दिया? तुरंत जो हुआ होगा उसमें ही किया होगा ना। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ तो तुरंत वाले में किया होगा। यहाँ जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष बनने वाले दादा भाई नौरोजी के साथ 2 लोग हैं जो 3 बार अध्यक्ष बने। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926 हुआ, 1937, 1945, कौन सा है सही? इसमें सही है सी, ए और सी। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1923 में, 1926 में, 1930 में, 1934 में तथा वर्ष 1945 में हुआ। वर्ष 1937 में जो हुआ था वह 1935 के तहत हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 1937 में 1935 के तहत हुआ था, बाकी सब 1919 के तहत हुए हैं। 66
भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन, तो अभी पढ़ के आया था, अंतिम निर्वाचन कब हुआ था? 1945 में जो हुआ था वह अंतिम निर्वाचन था 1919 के तहत। 67 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था। दास्ता का आज्ञा पत्र, गुलामी का अधिकार, और ऊपर पढ़ के आए थे वहां भी सब। 1935 में अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के रूप में समाविष्ट किया गया। तो अनुदेश प्रपत्र को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया। इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। आईएएस का क्वेश्चन है, सीधे कॉपी पेस्ट मारा जाएगा। ठीक है, मैं होता तो अवश्य देता ये क्वेश्चन। 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो 1935 में किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। आज भी कहाँ है? केंद्र के पास है। किसके द्वारा भारत परिषद काउंसिल को समाप्त किया गया? तो 1935 के द्वारा क्या समाप्त किया गया? भारत परिषद। 77 या किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है? संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित किया गया। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, मुझे कोई पूरा नहीं लग रहा, जो अच्छा है वो मैंने ले लिया, चाहे वह 1935 का अधिनियम हो या अन्य देशों से ली गई चीजें हो, और हमने हूबहू नहीं लिया है, हमने अपना दिमाग लगाया, जो अच्छा है वो ले लिया, जो बुरा है वो छोड़ दिया। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ प्रथम पदाधिकार और अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? यह वाक्य संविधान सभा के बहस में किसने कहा था? तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव पर सरदार पटेल ने कहा, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां ऐसी चीज होती हो? अगर नहीं होती है तो अपने देश में क्यों? 77 देख लो, सूची 1, सूची 2, 1973, 1773 है। तो देखो ये वाला 1773 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, तो ए का 4 जहाँ है, एक ही जगह है, तो आंसर अपने आप क्या हो गया? बी हो गया। बी का 3 भारत परिषद अधिनियम में आपने पी पढ़ा, सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। सी का 2 होगा, 1919 में द्वैत शासन आया था और 1935 में देशों को स्वायत्तता दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, सब कुछ पढ़ के आए हैं हम लोग। नेक्स्ट, लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया हो। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? 1773, 1833, 1919, 1955। वाह, 1955 दिए पड़े हैं, मतलब हद है। तो लिखा गया है ब्रिटिश शासनकाल में, और बिहार ने 2020 में पूछा, ये भी नहीं कि बहुत पहले का है। वाह। तो कल पढ़ेंगे, विविध के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो 2-3 दिन चलेंगे क्योंकि 250 के आसपास क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत।